स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय या जिसको हम सुप्रीम कोर्ट भी बोलते हैं या उच्चतम न्यायालय भी हम इसको कह देते हैं। तो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी या जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे वो सब हम इस क्लास में कवर करेंगे। तो दोस्तों, इस क्लास में टॉप 40 प्रश्न हैं। इन 40 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न बन पा रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। और आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल या सीजीएल या किसी स्टेट एग्जाम की भी तैयारी आप कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताना है भारत के संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। भाग 2 में, 3 में, 4 में या फिर भाग 5 में? तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 5 में जो है संघीय न्यायपालिका का उल्लेख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने है, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? जी हाँ दोस्तों, संविधान का संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या फिर भारत का महाधिवक्ता? तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकार किसको है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1973 के अंतर्गत हमारे भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगर भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करते हैं तो वह कब हुई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। और सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारत में कब हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हुई थी। तो आपको इस बात को याद रख लेना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 6, मूल संविधान या मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त और कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी? तो दोस्तों, मूल रूप से संविधान में कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था थी? तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा 7। जी हाँ दोस्तों, मूल रूप से संविधान में जब सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ तो उस टाइम पे कितने न्यायाधीश थे? एक मुख्य न्यायाधीश था और 7 अन्य न्यायाधीश थे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। अगला प्रश्न है आपके सामने, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो 30+1 इसको हम कह सकते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा और 30 अन्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 8, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के, संसद के या फिर विधि मंत्रालय के? तो अगर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की बात करें तो यह अधिकार किसके पास है? संसद के पास यह अधिकार हो जाएगा। तो अगला प्रश्न आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्न में से कौन सी अर्हता होनी चाहिए? जी हाँ दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में इनमें से बताना है इसमें से कौन सी एक अर्हता होनी चाहिए या कौन सी एक योग्यता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है आपका, वह किसी एक अधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। ऑप्शन नंबर बी है, वह किसी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता या वकालत कर चुका हो। वह एक पारंगत विधिवेत्ता हो, या इनमें से कोई भी। तो दोस्तों, इनमें से कोई भी एक अगर योग्यता होगी तो वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने योग्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 10 आपके सामने, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करते हैं तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? अगर सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं, मुख्य हो या अन्य हो। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जी हाँ दोस्तों, भारत में जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होता है उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो कार्यवाहक की भी बात करते हैं तो इनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति जी जो है इनकी नियुक्ति करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किससे परामर्श से करते हैं? जी हाँ दोस्तों, जो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है वह किसके परामर्श से इन नियुक्तियों को करते हैं? तो जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होता है उनके परामर्श से राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला नंबर है, प्रश्न नंबर अगला है आपका, प्रश्न नंबर 14, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश के न्याय प्रणाली से प्रेरित है? किस देश से तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का लिया गया हमारे संविधान के अंतर्गत? आप लोगों को ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला है हमारा,
भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जनपद एवं सत्र न्यायालय में, या इनमें से सभी में? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई भी हो सकता है, सब में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब? जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कब की जाती है, आप लोगों को इस प्रश्न में बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, न्यायालय में किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम, या जिसको हम गणपूर्ति बोलते हैं, जब गणपूर्ति नहीं होती है तब तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करते हैं तो कौन करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? मैंने अभी आपको बताया, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए जो अर्हताएं मैंने अभी आपको बताई उसमें से एक होनी चाहिए। तो कम से कम कितने वर्षों तक? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, कम से कम 10 वर्षों तक किसी भी हाई कोर्ट में वह एडवोकेट या वकील होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? अगर उम्र की बात करते हैं तो 65 वर्ष तक यह अपने पद पर बना रह सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? जी हाँ दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनकी सेवानिवृत्ति या उनका कार्यकाल की बात करें तो 65 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? 56 वर्ष, 58 वर्ष, 60 वर्ष, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों मैंने भी आपको बताया 65 वर्ष तक इनकी जो कार्यरत रहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? कदाचार की स्थिति में, असमर्थता की स्थिति में, उपयुक्त दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कदाचार और असमर्थता दोनों ही स्थितियों में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने है, सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा था? तो इस प्रश्न का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति वी रामास्वामी के खिलाफ 11 मई 1993 को लोकसभा में महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था, जो कि असफल हो गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो एक महीने में उन्हें कितना वेतन मिलता है, आप लोगों को इस क्लास में बताना है। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, सेशन अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2,80,000 इसका प्रतिमाह वेतन होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो 2,80,000 रुपये मैंने बताया अभी आपको, और इनका हो जाएगा ये 2,50,000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? ऐसे कौन से भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस एम हिदायतुल्ला। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 27, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है। भारत में अगर न्यायपालिका के स्वरूप की बात करते हैं तो कैसा है? तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा एकीकृत है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह है उसका क्या है? मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में अगर कोई विवाद होता है तो उसको सुलझाने का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट को है, और यह अधिकार उसका एक मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, न्यायिक पुनरावलोकन या जिसको हम जुडिशरी रिव्यू बोलते हैं, उसका अधिकार किसको है? तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। अगला प्रश्न आपके सामने, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है या कहाँ पर है? तो भारत और अमेरिका में ही ये दोनों ये व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? अगर सुप्रीम कोर्ट को किसी को हटाना है, ऐसा कौन है जिससे वह राष्ट्रपति उसकी सिफारिश कर सकता है? तो इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर आपका होगा
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने, सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता है, या सर्वोच्च न्यायालय कौन से प्रकार की रिट जारी नहीं कर सकता है। यहाँ दोस्तों अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो 5 प्रकार की रिट यह जारी करता है, और हाई कोर्ट जो है वो 6 प्रकार की रिट जारी करता है। तो इसमें से बताना है कि सुप्रीम कोर्ट कौन सी रिट जारी नहीं कर सकता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा निषेधाज्ञा जो है ये जारी नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। जी हाँ दोस्तों, संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं हो सकता है, इसको प्रतिपादित किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती केस में जो है संविधान के उस सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। अगर प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो हीरालाल जी कानिया जो है सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन रहा था। सबसे अगर लंबी अवधि की बात करते हैं तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा वाई.वी. चंद्रचूड़ जो है सर्वोच्च न्यायालय के पद पर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे लंबी अवधि तक रहे थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन है। अगर सबसे पहले महिला न्यायाधीश की बात करते हैं तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फातिमा बीबी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों की अधिकारिता में आते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा मूल अधिकारों का संरक्षण सुप्रीम कोर्ट भी करता है और हाई कोर्ट भी करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको और बता दूं, अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना है, या कोई गलती है तो उसको भी बता सकते हैं आप। तो दोस्तों कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान देता है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है एक अभिलेख न्यायालय है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है। अगर संविधान की व्याख्या की बात करते हैं तो अंतिम अधिकार किसको प्राप्त है, सुप्रीम कोर्ट को संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और आपका लास्ट और प्रश्न यह है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो दोस्तों आपके 40 में से कितने प्रश्न सही हो पाए हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। और आपको सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक शेयर जरूर करना, और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।